नमस्कार, मेरा नाम है चितवन और आप देख रहे हैं न्यूज़ेस्ट। तो 29 अप्रैल 2025 की तारीख को भारत के इतिहास में दर्ज किया जाएगा एक ऐसे फैसले के रूप में जिसने एक साथ कई संवैधानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को छुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी प्रकरण में सुनवाई करते हुए साफ साफ कह दिया है कि देश में सुरक्षा के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल कोई अपराध नहीं है, पर साथ ही कोर्ट ने यह भी दोहराया है कि इसकी निजी नागरिकों के खिलाफ दुरुपयोग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। दरअसल इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई कर रही बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जो पेगासस के संभावित दुरुपयोग की जांच के लिए बनाई गई थी, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्ट सीधे तौर पर देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ी है और इस पर सड़क पर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं। गौरतलब है कि यह मामला 2021 में तब उभरा था जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों के सूचनाओं के आधार पर यह आरोप सामने आए थे कि इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारत में पत्रकारों, वकीलों और कार्यकर्ताओं और यहां तक कि न्यायपालिका के सदस्यों तक की निगरानी के लिए किया गया है। वहीं कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि अमेरिका की एक अदालत में व्हाट्सएप ने स्वीकार किया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उसके प्लेटफॉर्म पर हैकिंग हुई। उन्होंने ये तथ्य के आलोक में समिति की रिपोर्ट को याचिकाकर्ताओं को सौंपे जाने की मांग रखी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ और प्रकार का हो सकता है जिसमें केवल हाँ या ना के उत्तर में दिया जा सकता है कि क्या कोई व्यक्ति निगरानी में था। साथ ही कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो किस जासूसी मामले में प्रभावित हुआ है या नहीं, तो उसे जानने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जानकारी भी सार्वजनिक दस्तावेज की शक्ल में नहीं दी जा सकती। इससे इतर वरिष्ठ वकील श्याम दीवान के मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि ये सिर्फ अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि राज्य की ओर से अपने ही नागरिकों पर अत्याचार जैसे उन्होंने कहा कि पत्रकारों और जजों के खिलाफ इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल लोकतंत्र में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर समझ के लिए इस पूरे विवाद की जड़ को थोड़ा और कुरेदें तो आपको पता चलेगा कि भारत सरकार अब तक ये नहीं बता पाई है कि क्या उसने वास्तव में पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था या नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से संसद में कई बार लॉफुल इंटरसेप्शन या वैध निगरानी की प्रक्रिया का हवाला जरूर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में स्पष्ट किया कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक आपात स्थिति के मामलों में वैध इंटरसेप्शन की एक स्थापित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की अधिकृत एजेंसियां अनुमति लेकर इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी कर सकती है। भारतीय टेलीग्राफी अधिनियम 1885 की धारा 52 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 के तहत ये इंटरसेप्शन संभव है। यही नहीं, एक समीक्षा समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं, जो ऐसे आदेशों की वैधता की निगरानी करती है। दूसरी ओर साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल इस बात पर जोर देते हैं कि स्पाईवेयर और वैध इंटरसेप्शन में एक मौलिक अंतर है। उनका कहना है कि जहां इंटरसेप्शन को कानूनी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है, वही स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी जासूसी करता है और कानून गलत है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में पेगासस का इस्तेमाल सच में भारत में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जजों के खिलाफ हुआ है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार जांच किए गए 29 डिवाइस में पेगासस नहीं पाया गया। हालांकि 5 डिवाइसेस में कुछ अन्य प्रकार के मालवेयर जरूर पाए गए, लेकिन समिति की रिपोर्ट पर सवाल भी उतने ही प्रखर हैं, क्योंकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि भारत सरकार ने समिति के साथ अपेक्षित सहयोग नहीं किया। यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये केवल टेक्निकल जांच नहीं बल्कि जवाबदेही का मामला बन चुका है। अब जबकि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई 2025 तय की है और कपिल सिब्बल को अमेरिकी अदालत का फैसला और अन्य दस्तावेज जमा करने की अनुमति दे दी है, फिर भी सवाल वही बना हुआ है कि क्या लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की निजता से समझौता किया जा सकता है? क्योंकि इसका मतलब तो साफ तौर पर यह है
ये निकल कर आता है कि स्पाईवेयर का इस्तेमाल लॉफुल इंटरसेप्शन की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि ये ना तो पारदर्शी होता है और ना ही अनुमति प्राप्त। दरअसल यही कहानी दिलचस्प मोड़ भी लेती है जब सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने पेगासस नहीं खरीदा, पर यह भी कहती है वो लॉफुल इंटरसेप्शन की प्रक्रिया का पालन करती है। तो सवाल उठता है, अगर पेगासस का इस्तेमाल नहीं किया गया तो जिन मोबाइल फोन में इसके संकेत मिले वो निशान कहां से आए? गौरतलब है कि अमेरिका में एनएसओ ग्रुप में खिलाफ मेटा, जो कि फेसबुक की मूल कंपनी है, उसने मुकदमा किया है। वहां व्हाट्सएप के जरिए पेगासस के जरिए करीब 1400 यूजर्स को टारगेट किए जाने की पुष्टि हो चुकी है। भारत भी उसी लिस्ट में शामिल है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि पेगासस का इस्तेमाल हुआ, तो क्या भारत में इसकी पूरी तरह जांच नहीं होनी चाहिए? बात करें भारतीय सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी की, तो मामला बेहद नाजुक और दो धारों पर चल रहा है। एक और देश की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने के लिए हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल जरूरी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ और आम नागरिकों की निजता के अधिकार की भी रक्षा करनी है। इस दौरे पे सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी संतुलित दिख रहा है। बेहतर समझ के लिए ये जानना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट क्या कहती है। जुलाई 2022 में सौंपी गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि 29 मोबाइल फोनों की जांच की गई, उनमें पेगासस नहीं मिला, लेकिन 5 डिवाइस में ऐसे मालवेयर के संकेत मिले जो संदिग्ध थे। हालांकि सरकार ने इस जांच में सक्रिय सहयोग नहीं किया, यह तथ्य खुद समिति की रिपोर्ट में दर्ज किया। ये बात किसी से छिपी नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कई बार गोपनीयता की सीमाओं को लांघा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई भी जासूसी सॉफ्टवेयर बिना अनुमति के फोन में घुसता है, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा है या निजता पर हमला? वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से ये दलील दी जाती है कि लॉफुल इंटरसेप्शन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत केवल अधिकृत एजेंसियां ही विशेषज्ञ कारणों की उचित अनुमति लेकर किसी का संचार इंटरसेप्ट कर सकती हैं। 10 केंद्रीय एजेंसियों को इसलिए अधिकृत किया गया है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि हर मामले में जांच और समीक्षा का एक तयशुदा ढांचा है। मगर जब बात पेगासस की आती है तो यह मामला इस पारंपरिक ढांचे से बाहर चला जाता है, क्योंकि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर बिना अनुमति के, बिना ज्ञान दे किसी भी स्मार्टफोन में घुस सकते हैं और यही इस पूरे विवाद का मूल बिंदु है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियां पूरी तरह से स्पष्ट थी। उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा के समझौता नहीं किया जा सकता, पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को संदेह है कि वो इस निगरानी का शिकार हुए हैं, उन्हें जानकारी देने के लिए विचार हो सकता है। ये संतुलन स्थापित करने का प्रयास जो अदालत को संवेदनशीलता और समझदारी की दर्शाता है। हालांकि कई याचिकाकर्ताएं इससे संतुष्ट नहीं है। वकील कपिल सिब्बल ने अमेरिकी अदालत के आदेशों को आधार बनाकर समिति की रिपोर्ट को याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने की मांग की है। वहीं वकील श्याम दीवान ने इस नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला बताया। वहीं दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का रुख बेहद आक्रामक था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये याचिकाएं छुपे एजेंडे के तहत दाखिल की गई हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक कोई ठोस सबूत सामने न आए, इसे एक तरफा आरोप माना जाएगा। बात करें भविष्य की, तो इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है। कपिल सिब्बल को अमेरिकी कोर्ट के आदेश और अन्य दस्तावेज 2 सप्ताह में पेश करने की अनुमति दी गई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोर्ट इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा है और हर पहलू की गहराई से जांच कर रहा है। बेहतर होगा इस पूरे मामले को सिर्फ जासूसी का या निजता बनाम सुरक्षा का संघर्ष कहकर सीमित न किया जाए। दरअसल ये मामला भारत के लोकतंत्र के उस मूल ताने बाने से जुड़ा है, जहां एक ओर नागरिकों की संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, तो दूसरी ओर सरकार को देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख ने संकेत तो दे दिया है कि पेगासस का अस्तित्व, इसका इस्तेमाल और उसकी सीमाएं ये अब भी गहरे पर्दे में है। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर सुप्रीम कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि हर संवेदनशील जानकारी जनता की नहीं हो सकती। पर सवाल अब ये भी है कि क्या मेरा फोन सुरक्षित है? क्या मुझे पता चलेगा कि कोई मेरी हर बात सुन रहा था? और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इन सवालों का जवाब देना अब अदालतों और सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि भरोसों की बुनियाद पर ही लोकतंत्र खड़ा होता है। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर? कमेंट्स में जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़।